नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो क्या अपने आप हो रहा है या फिर उसके पीछे कुछ नियोजित है, कुछ प्लान्ड है? अगर ये प्लान्ड है तो फिर इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे चीन है या इसके पीछे पाकिस्तान है या फिर भारत है और या फिर कोई अंदर की ताकत है? अगर ये स्पॉन्टेनियस है, प्लान्ड नहीं है, तो इस पूरी चीज में लोगों का गुस्सा इतने महत्वपूर्ण हत्याकांड के बाद, अपने एक अहम नेता को खोने के बाद, हादी की हत्या के बाद हिंदुओं पे निकल रहा है। लोगों का गुस्सा आवामी लीग के लोगों पे निकल रहा है। लेकिन ये गुस्सा कहीं सरकार, व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ दिखाई क्यों नहीं देता, जो प्राइमा फेसी इस हत्या के लिए जिम्मेदार है? सब जानते हैं कि हादी को जो सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं थी। जो सुरक्षा थी उसको कम कर दिया गया था और वो सुरक्षा भीड़ नियंत्रण तक तो सीमित थी, लेकिन टारगेटेड हत्या के लिए जो सुरक्षा की जरूरत होती है वो सुरक्षा नहीं थी। ये जानने के बावजूद हादी के समर्थक सड़कों पर उतरते हैं, आगजनी करते हैं और किसको टारगेट करते हैं? वो टारगेट करते हैं आवामी लीग के लोगों को। वो टारगेट करते हैं उन अखबारों और चैनलों को जो कहीं ना कहीं शेख हसीना का कभी समर्थन किया करते थे, या फिर बेकसूर उन लोगों को, अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, जिनको टारगेट करके वो जो उस हत्या में जिनकी कोई भूमिका नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस होता तो ये नहीं होता। स्पॉन्टेनियस होता तो सीधे सीधे निशाने पे पुलिस होती, व्यवस्था होती, सिस्टम होता, कहीं किसी सरकारी दफ्तर पे प्रोटेस्ट हुआ होता। फिर क्या है? स्पॉन्टेनियस नहीं है तो क्या है? तो ऐसे में ये जो हिंसा होती है, ये हिंसा संकेत करती है कि कुछ पहले से तय है। क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस हिंसा होगी, मेरे नेता को अगर मार दिया जाए या कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, तो जो दंगे होंगे वो दंगे होंगे सरकार और व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन वो नहीं होते हैं। इसके पीछे एक विचार आता है, वो दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सरकार और व्यवस्था के खिलाफ अगर दंगे होते, क्रांति जैसी चीज होती, व्यापक स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोलैप्स कर जाती या कुछ बड़ा नुकसान हो जाता, तो बांग्लादेश में स्थिति हाथ से निकल जाती और आर्मी को इंटरवेंशन करने का मौका मिल जाता और आर्मी पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेती। यानी जो लोग भी इस पूरी चीज को प्लान कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं या इसको दिशा दे रहे हैं, उनकी चीज एक स्पष्ट है कि अफरा तफरी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, वातावरण ऐसा हो जिसमें कि चुनाव करना आसान ना लगे, परंतु इतना ज्यादा हालात ना बिगड़े कि सेना अपने हाथ में चीजें ले ले। सिचुएशन ये होती है। और इस सिचुएशन में एक चीज साफ दिखाई देती है कि ये पूरी जो अराजकता है, ये अराजकता कहीं ना कहीं किसी ना किसी के फायदे की है। अब कौन चाहता है कि बांग्लादेश अस्थिर हो? हम घरेलू फैक्टर्स पे आएंगे, लेकिन पहले चीन की बात करें। चीन की बात अगर करें तो चीन को एक अस्थिर बांग्लादेश बहुत सूट करता है, क्योंकि वो उस पूरी व्यवस्था, उस पूरी अफरा तफरी का लाभ ले सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो उसको भी एक अस्थिर बांग्लादेश सूट करता है और ऐसी स्थिति में वो भी अपनी चाल चल सकता है यूनुस के जरिए, दूसरे तरीकों से, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है। और कट्टरपंथियों के उभार से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की एकता का जो नारा है वो भी मजबूत होता है। यानी ये दो लोग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन फैक्टर होने के बावजूद इस अफरा तफरी से आप बांग्लादेश को हमेशा के लिए अस्थिर नहीं कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं आप? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए कर सकते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? अब यहां पर कुछ घरेलू एलिमेंट्स शामिल होते हैं। खालिदा जिया का बेटा कल आ गया है बांग्लादेश में। उस आदमी के आगमन पे बड़ा भारी वहां व्यवस्था की गई, रूट लगाए गए, दूसरी चीजें हुई। और खालिदा जिया मतलब बीएनपी, और वो चाहती है कि यहाँ पर, क्योंकि खालिदा जिया की तो हालत बहुत खराब है, उनका बेटा ही जो है वो मेरे ख्याल से वो 17 साल से बांग्लादेश में रहता ही नहीं था, बाहर रहता था, और 17 साल बाद वो वापस लौटता है। उसको एक चिंता है, वो पहले भी मांग कर चुके हैं, वो दिसंबर में ही चुनाव चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त पूरा माहौल शेख हसीना के खिलाफ है। देश में एक वातावरण ऐसा है जिसमें हमारे लिए राजनीतिक हमारी दाल गल सकती है। जैसे जैसे ये गुस्सा ठंडा होगा, नाराजगी कम होगी, उनकी संभावनाएं भी क्षीण होंगी। क्योंकि भी हाल में एक सर्वे हुआ था, उसमें 18% केवल लोग शेख हसीना को पसंद कर रहे थे, और जब दोबारा से सर्वे किया गया तो संख्या करीब 24-25% हो गई थी, या 28% शायद। तो जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि जल्दी चुनाव हो जाएं, इसके पक्ष में कई लोग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी,
वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी काम बन जाए। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति हो अहिंसा वाली, हिंसा वाली, अफरा तफरी वाली, जिसमें चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। आर्मी भी लगातार चाह रही है कि जल्दी से वहां पर संविधान की सरकार स्थापित हो। आर्मी क्यों चाह रही है? क्योंकि वो कह चुके हैं कि मोहम्मद यूनुस से कि अपना काम करो, साइड से हट जाओ। क्यों? क्योंकि भी हाल में एक विवाद हुआ था। बांग्लादेश की सीमा जो म्यांमार से लगती है, उस सीमा पे काफी ज्यादा लोग, म्यांमार के साथ एक छोटी सी पट्टी नीचे आती है बांग्लादेश की, तो क्या होता है, म्यांमार से बहुत सारे जिन रोहिंग्याओं को उन्होंने मारा पीटा खदेड़ा, वो जान बचाने के लिए बांग्लादेश में घुस आए, म्यांमार से सीमा से लगे हुए। लेकिन बांग्लादेश को ये लगता है कि ये हमारे लोग तो है नहीं, रोहिंग्याओं की समस्या ये, उनको कोई भी अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है। तो रोहिंग्याओं को बांग्लादेश में नहीं घुस जाए, इसलिए वो जो पट्टी जहां खत्म होती है वहां पर एक कॉक्स बाजार एरिया है बांग्लादेश का, वहां से किसी भी तरह से कोई रोहिंग्या ना घुसे, इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से ब्लॉकिंग की गई है। अब क्या हुआ कि यूनुस साहब ने अमेरिका और यूएन को खुश करने के लिए कॉक्स बाजार में शरणार्थी कैंप लगाने शुरू कर दिए। आर्मी ने कहा कि आपने हमसे पूछा नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं किया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। बोले राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कैसे है? बोले ऐसे है कि कॉक्स बाजार के वहां तक, अगर वहां उनका एक संगठन है अराकान रोहिंग्या आर्मी, ये आर्मी जो है ये रोहिंग्याओं के लिए लड़ती है। बांग्लादेश आर्मी का कहना यह है कि ये रोहिंग्याओं का जो संगठन है अराकान आर्मी, ये वो पूरा इलाका जो पट्टी है नीचे वाली वो तो अलग हो गई, बांग्लादेश ऊपर हो गया, बीच में हो गया कॉक्स बाजार। अगर आप कॉक्स बाजार में उनके कैंप बना देते हो तो कल के दिन वो हिस्सा बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। और इसके पीछे उनका कहना यह है कि भारत का हाथ है, अराकान आर्मी को भारत बढ़ावा देता है, भारत उससे को तोड़ देना चाहता है। भारत क्यों तोड़ देना चाहेगा, इसकी भी बहुत सारे इसके पहलू हैं। वो पहलू ये है कि अगर ये टूटता है, ये हिस्सा कमजोर पड़ता है, अलग होता है, तो भारत के पास जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक, उसका वैकल्पिक एक रास्ता भी समुद्र के जरिए बन जाएगा अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसमें बांग्लादेश की ये पट्टी थोड़ा सा अड़चन देती है म्यांमार को पास करने। फिर तो म्यांमार से एक पैक्ट किया, कुछ किया और हो जाएगा। तो अराकान आर्मी जो है उसको आपने परमिशन दे दी, तो वो ये कह रहे हैं कि यूनुस को यहां आया था काम चलाने के लिए कि कुछ तरह करके और चुनाव करा के जाए। लेकिन ये आदमी जो है इतने बड़े बड़े समझौते कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूनुस वैसे भी बहुत सारे बड़े बड़े समझौते कर चुका है, जो मैंने आपको बताया अपने आप में। वो अपने लिए आपने आपको बताया चुनाव सुधार, पुलिस सुधार, न्यायिक ढांचा, संविधान पे बहस, जुलाई चार्टर वार्टर करके कुछ काम शुरू कर चुका है जो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो काम चला हुआ आदमी है। तो अब क्या हो रहा है कि आर्मी भी चाह रही जल्दी हो। दूसरा, वो जो नेता जिन्होंने पूरी क्रांति की थी, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने इतना माहौल बनाया, ये बन के बैठ गया, अब चुनाव कराए तो हमारे लोग बैठे। अब उस बीच में चुनाव की तारीख आ जाती है, फरवरी में चुनाव होने हैं सर, शायद 23 फरवरी है। अब फरवरी में चुनाव होने हैं और चुनाव फरवरी में ना हो जाएं, ये कोई चाहेगा क्या? क्योंकि दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो कहते हैं कि ना हो, कि जल्दी चुनाव हो जाए। तीसरा बच्चा है, बचता है वहां के कट्टरपंथी समूह, वहां के जो इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप हैं वो, और बचता है मोहम्मद यूनुस। इन दोनों लोगों के लिए ये फायदे का सौदा है कि चुनाव टल जाए। क्यों? क्योंकि यूनुस को सत्ता पे जमे रहने का मौका मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, यूनुस अगर वैसे सत्ता में रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, यूएन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कहेंगी कि आदमी अनावश्यक कब्जा करके बैठा है। लेकिन अगर देश में अशांति होगी और हालात को बदलने के लिए कुछ करना जरूरी होगा, तो यूनुस को वहां रहने का अधिकार बन जाता है, पहली चीज। दूसरा, चुनाव सुधार के लिए जितने भी सुधार वो कर रहा है, उन सुधारों को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि यूनुस चीजों को अपनी मुट्ठी में ले रहा है, ये उसका काम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है। नियम 71 में बन चुका है कि देश में, बांग्लादेश में कोई भी चुनाव कराएगा तो चुनी हुई सरकार कराएगी, ताकि बीच में वैक्यूम में सेना या किसी और की एंट्री ना हो सके। लेकिन यूनुस फिर भी घुसा हुआ है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि ये आदमी जो है ये जब तक रहेगा तब तक इसको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ करके हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर देश में शांति रहेगी तो यूनुस को फायदा है, और फायदा उन लोगों को भी है जो कट्टरपंथी समूह है वहां के बहुत सारे। अब इस पूरी सिचुएशन में एक एलिमेंट है आवामी लीग का, यानी शेख हसीना की पार्टी।
उसको तो इन्होंने चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसको सिस्टम से बाहर किया हुआ है। तो ये भी एक अपने आप में दबाव है कि भाई आप जो चुनाव करा रहे हो वो फ्री एंड फेयर तो नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग यूनुस के कब्जे में, एक पार्टी को आपने प्रतिबंधित कर दिया। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो तो खतरनाक है। अभी कल परसों में एक और सर्वे भी हुआ है वहां पे, उस सर्वे में ये सामने आया कि बांग्लादेश के लोग शांति चाहते हैं इस पूरे बवाल के बाद। तो अब जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी? सिचुएशन ये बनती है कि जानबूझ के किसी व्यक्ति ने उन दो लोगों को मारा, ऐसा माना जा सकता है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और उसको मारने की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने आंदोलन खड़ा किया और उनके आंदोलन की दिशा भी तय थी कि उनको बवाल तो करना है, लेकिन इतना नहीं करना है कि मामला सेना के हाथ में चला जाए। तो वो लोग बवाल क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग देश में ऐसे हालात बना रहे हैं जिन हालात से सिचुएशन को लड़खड़ा के रखा जाए, और चुनाव को फ्री एंड फेयर कराना है तो शांति होनी चाहिए, लोग निर्भय होकर वोट दे सकें, किसी से डरे नहीं। ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो वो सिचुएशन नहीं होगी तो चुनाव टालना तो बनता है। 3 बार चुनाव टल चुका है वहां का। तो चुनाव टलने से किसको फायदा है? मुख्य रूप से फायदा अगर किसी को है तो मोहम्मद यूनुस को है। कौन नहीं जानता था कि कौन कौन सा नेता सेंसिटिव है। एक के बाद एक 2 लोगों की हत्या हो चुकी, आदि के बाद एक और हत्या हुई। उन छात्र नेताओं में से एक की हत्या हो रही है, वो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव प्रचार के बीच में हत्या हो रही है। तो अगर आप जानते हैं कि भाई इस आदमी के ऊपर हमला होने से अफरा तफरी फैल सकती है तो उस आदमी की हिफाजत को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस कमिश्नर हटा दिया, ये कर दिया, उस तरह के काम तो हो रहे रिएक्टिव। लेकिन एक प्रोएक्टिव अरेंजमेंट जो होना चाहिए था वो गायब था सिरे से। क्यों गायब था, ये भी रहस्य का विषय है। तो क्या ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, जो चक्र चल रहा है, इस चक्र में एक आदमी सबसे पावरफुल होता जा रहा है। वो आदमी कह रहा है कि अब रिफॉर्म करने के लिए टाइम मिल जाएगा। वो कहेगा मैं रिफॉर्म करे बगैर भाग गया तो लोग कहेंगे कि इसने देखो चुनाव करा सकता था निष्पक्ष और ये बीच में से निकल गया, तो प्रतिष्ठा के लिए मुझे रुकना जरूरी है। तो कई तरीके से यूनुस जो है वो पूरे सिस्टम पे काबिज बने रह सकता है इस घटनाक्रम के जरिए। तो बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिशियरी है इस पूरे मामले का किसी को अगर लाभ मिलने वाला है तो वो नंबर 1 पे आता है यूनुस। नंबर 2 पे अगर किसी को लाभ मिल सकता है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि यूनुस के जरिए उसको भारत को दोनों तरफ से घेरने का कुछ मौका मिल जा रहा है। और तीसरा है चीन। लेकिन चीन और पाकिस्तान यूनुस के बगैर कुछ करने की हालत में नहीं है। तो एडवाइजर साहब मोहम्मद यूनुस जी जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं बांग्लादेश में, जो हालात हैं और उनका सत्ता के प्रति जो लालसा है, उनकी लालच है, वो भी दिखाई दे रहा है। वो भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, परंतु रिफॉर्म करना, 4-4, 5-5 रिफॉर्म करना, कानून बदलना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर लेना बगैर कंसल्ट किए, बगैर किसी से बात किए, कोई ऑल पार्टी कोई मीटिंग कुछ नहीं करना। तो वो आदमी तो पूरी तरह से वहां पर अपने आप को काबिज किए हुए है और बार बार उसके ऊपर दबाव होता है कि भाई तुम चुनाव कराओ, टालते जा रहा है। पहले डाला, फिर दोबारा, अब ये तीसरी बार टल रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये एक चीज दिखाई देती है कि बांग्लादेश के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत प्लान्ड है, ऐसा लगता है मुझे। और इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव टालना और यूनुस को सत्ता में बनाए रखना है। इसमें एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है वो शेख हसीना जो भारत में आई हुई हैं, उनका दामाद है। और अगर जरा भी फाउल प्ले हो जाता, जरा भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती, जरा भी सरकारी इंस्टीट्यूशन और मशीनरियों पर दंगाइयों ने हमले किए होते तो आर्मी को इंटरवीन करने का पूरा अधिकार मिल जाता। तो ऐसी स्थिति में पूरा प्लान धरा का धरा ले जाता यूनुस का। लेकिन अगर ये हमले कहीं और हो रहे हैं, मीडिया को जला दो, ये जला दो, हिंदुओं को मारो, अल्पसंख्यकों को मारो, आगजनी करो, आवामी लीग के लोगों पर अटैक करो, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे बहुत फूक फूक के कदम उठाए जा रहे हैं कि कहीं से भी ऐसा कुछ ना हो जाए जिसका लाभ यूनुस को ना मिल सके और यूनुस के हाथ से बाजी निकल जाए। तो सीधे सीधे अगर इसको अच्छी तरह से कोई एनालाइज करे तो ये बांग्लादेश के मामले में एक
क्लियर कट षड्यंत्र दिखता है। मेरी नज़र में, मेरी जानकारी में, बांग्लादेश में ये जो आग है, इससे खेलने वाला आदमी वही है जिसकी जिम्मेदारी इसको बुझाने की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।